नमस्कार। आज हमारी बात हो रही है मिस्टर सारांश से। और मिस्टर सारांश एक जुझारू व्यक्तित्व हैं और बड़े लंबे समय से वो मुझसे जुड़े हुए भी हैं। मैं समय समय पर उन्हें अपने वीडियो भी भेजता हूँ, उनसे चर्चा भी करता हूँ। तो मैं मिस्टर सारांश से सुनना चाहता हूँ कि अभी तक जो बातें मैं कर रहा हूँ वो उनको कितनी प्रैक्टिकल दिख रही हैं। जो मैं बहुत बड़े क्लेम कर रहा हूं कि देश की आय जो है, भारत सरकार की आय 20 गुना हो जाएगी और हमें अपने देशवासियों से टैक्स नहीं लेना होगा। किसानों की आमदनी 5 गुना हो जाएगी और उन्हें अपने खेत पर मजदूर नहीं ले जाना होंगे, ट्रेन मजदूर अपने टूल्स के साथ जाएंगे। उनके खेतों में जो बीज बोया जाएगा वो कौन सा बीज बोना है ये निर्णय तो किसान लेंगे, लेकिन जो है उन्हें उस बीज की कीमत नहीं चुकाना होगी। आज जो किसान मंडियों में परेशान होते हैं और हर जगह उनका शोषण होता है, उनके खेत में ही क्वालिटी कंट्रोल टीम जाके क्वालिटी ग्रेडिंग करेगी, जिसके 2 हिस्से होंगे। एक फिजिकल हिस्सा होगा और दूसरा उसका क्वालिटी एट्रीब्यूट होगा, टेस्ट वाला पार्ट होगा। ऐसे ही पैकेजिंग टीम अलग अलग क्वांटिटी में पैकेज करके क्यूआर कोड से कि किस किसान का है और उस किसान के कई खेत हो सकते हैं, तो किस खेत का ये माल है और इसकी क्वालिटी क्या है और इसकी कीमत भी जो है किसान ही तय करेगा। तो किसान जो है वो 2 एमएसपी से 3 एमएसपी के बीच की जो है ना कीमत तय करेगा। और आज जो उपभोक्ताओं को 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना, जैसे एक टमाटर जो है 10 रुपए किलो किसान को मिलता है, मालूम पड़ा कि वो पब्लिक जो है उसे 40 रुपए में खरीद रही है, 60 रुपए में खरीद रही है, 100 रुपए में खरीद रही है। तो मिडिल मैन बहुत पैसा बना रहे हैं और किसान को आत्महत्या करना पड़ रही है। तो इस मॉडल में उसे किसी भी चीज का भुगतान नहीं करना है और उसके खेत से जैसे ही माल बाहर निकलेगा उसे 1 एमएसपी मिल जाएगी और उस अन्न का मालिक वो किसान ही बना रहेगा। चाहे वो क्वालिटी कंट्रोल टीम हो, चाहे मजदूर हो, चाहे बीज वाला हो, चाहे बड़े बड़े पेड़ों को लगाने वाले सैपलिंग वाले हो, गौशाला बनाने वाली टीम हो, चाहे काऊ ब्रीडिंग सेंटर से जो गाय वहां पहुंचेंगी, इनमें से कोई भी भुगतान किसान को नहीं करना होगा। वो उसके लिए हमने किसान के 3 अकाउंट बनाए हुए हैं। एक अकाउंट है अर्निंग अकाउंट, जिसमें उसको 1 एमएसपी मिलेगा। दूसरा अकाउंट का नाम है कॉस्ट सेटलिंग डेबिट अकाउंट, जहां भी जो भी भुगतान होना है वो उस अकाउंट से होंगे, किसान को अपनी पॉकेट से पैसा नहीं देना होगा। और तीसरा अकाउंट है वो है एसेट अकाउंट। हम जो भी एसेट क्रिएट करेंगे उसके किसान के वहां पर उस अकाउंट में उसकी वैल्यू जो है ना दर्शाई जाएगी और उसके इक्विवेलेंट भारत विकास निधि पैदा की जा सकती है। और एक भारत विकास निधि 1.1 रुपये के बराबर होगी। इसका मतलब है कि जो भी चीज आप विकास निधि से खरीदेंगे उसमें 10% का डिस्काउंट अपने आप मिल जाएगा। इवन जो लोग क्राइम फ्री भारत के इस मॉडल के हिस्सा नहीं हैं, वो 2% पैसा देके भारत विकास निधि को खरीद सकेंगे। और चूंकि एक भारत विकास निधि 1.1 रुपये के बराबर है, तो जो भी भारत विकास निधि को खरीदेगा उसे 8% का फायदा डे 1 पे मिल गया कि नहीं मिल गया। मतलब उसने जो है विकास निधि 2% देके खरीदी, राइट, और उसकी मार्केट में वैल्यू 1.1 रुपये है, तो 8% का फायदा उसको बिना किसी काम के वो मिल गया कि नहीं मिल गया। वो भारत विकास निधि से जो भी चीज खरीदेगा उसमें उसे 8% फायदा मिल गया कि नहीं मिल गया। तो ऐसे बहुत सारे मॉडल हैं जिसमें कि 140 करोड़ लोगों को, जो कि आज हम अन्न की जो है और बहुत सारी फ्री भी बांट रहे हैं, इसमें एक भी फ्री भी नहीं मिलेगा। अभी जैसे पिछली बार भाजपा सरकार ने मध्य प्रदेश में और बाकी जगह भी लाडली बहना योजना चालू की। मेरा कहना है कि भाई लाडली बहना अकेला, लाडली भाई भी होना चाहिए, लाडले माँ बाप भी होना चाहिए, और हम उन्हें 2025 में 10,000 रुपए की रोजगार की गारंटी देंगे।
तो उस परिवार की आय 40,000 रुपए प्रतिमाह हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? इसे हम 2027 तक 25,000 कर देंगे, तो उस किसान, उस परिवार की जो आज भूखा है, नंगा है, जिसके पास कोई हुनर नहीं है, उसकी आय 1 लाख रुपए हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? और 2029 तक हम पूरे इकोसिस्टम में उसे 50% की रिबेट का प्रावधान कर रहे हैं, तो उसकी क्रय शक्ति 2 लाख हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? जब उसकी क्रय शक्ति 2 लाख हो जाएगी, तो जो चीज भी हम उसको दे रहे हैं, जैसे मान लो हमने उसको ट्रेनिंग दिया, हमने उसको टूल्स दिए, हमने उसको पहनने के लिए कपड़े दिए, हमने उसको टीम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आवागमन का वाहन दिया, इन सब पे जो भी खर्च आएगा वो उसके डेबिट अकाउंट से चार्ज किया जाएगा, और उसका भुगतान तब होगा जब उसकी क्रय शक्ति हम 2 लाख कर देंगे। और चूंकि उसकी शक्ति 2 लाख होने वाली है, लिहाजा उसका घर बनाने के लिए क्राइम फ्री भारत का आर्किटेक्ट पहुंचेगा कि भाई साहब आपकी इतनी आमदनी होने वाली है, तो ये लोकेशन से आप कौन सी लोकेशन पसंद करेंगे, टिक कर दीजिए, और कैसा घर पसंद करेंगे ये भी टिक कर दीजिए। तो बताइए, ये लोग जो है, जो आज पीएम आवास योजना के तहत घर के लिए कर रहे हैं, जो उनको सूट भी नहीं करता है, वो डिजाइनर हाउस उन्हें मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? और आज की पीएम आवास योजना के बारे में तो मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आपने भी शायद पढ़ा होगा और उसका वीडियो भी शायद देखा होगा, जिसमें टाइम्स ऑफ इंडिया के फर्स्ट पेज पर माननीय नरेंद्र मोदी जी का फोटो एक महिला के साथ छपा है, जिसको पीएम आवास का घर मिला है, और खोजी पत्रकार उस महिला के यहाँ पहुंच गए और उसका घर भी दिखाया जहां वो रह रही है, और वो 500 रुपए की किराए पे रह रही थी, और उसने कहा कि ना तो उसे कोई घर मिला, और उसे तो ये भी नहीं मालूम था कि फोटो कहाँ लिया गया। तो उसने अनुमान से बताया कि मैं उस ब्रिज के नीचे काम करती थी, हो सकता है वहां कहीं फोटो ले लिया हो। अब बताओ, यदि इस जानकारी पे जिस व्यक्ति ने उसका फोटो, गलत फोटो छापा है, यदि मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी की जगह पे होता तो मैं उसे डिसमिस कर देता, लेकिन ऐसी कोई कार्रवाई की गई है एटलीस्ट मेरे संज्ञान में नहीं है। तो अब तक जो है सारांश जी, आपने मुझे बहुत सुना है। हम कह रहे हैं कि 21 लक्षों के साथ ये देश बदल जाएगा, यहाँ के गुलामों के नियम कानून बदल जाएंगे, यहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जो कि अंग्रेजों की वो व्यवस्था है जो कि गुलाम भारतीयों के लिए बनाई गई थी, जिसमें पूरी व्यवस्था में बैठे लोग जो है वो लाट साहब हैं और अब भ्रष्ट भी हैं। वो अपना काम ठीक ढंग से नहीं कर रहे हैं, और वो अपना काम ठीक ढंग से नहीं कर रहे हैं, और भ्रष्टाचार भी कर रहे हैं, और आम जनता दुखी होकर उनको सहने के लिए विवश है। यदि ऐसी व्यवस्था पारदर्शी हो जाए, अकाउंटेबल हो जाए, सही समय पर सही निर्णय ले, गलत निर्णय लेने पर उसे अपनी पॉकेट से लाखों रुपए का कंपनसेशन देने की व्यवस्था हो, तो मुझे लगता है कि एक भी व्यवस्था में बैठा व्यक्ति लाट साहब की तरह पेश नहीं होगा, बल्कि माननीय नरेंद्र मोदी जैसे कह रहे हैं कि मैं सबका सेवक हूं, मैं चौकीदार हूं, हर व्यक्ति चौकीदार बन जाएगा, हर व्यक्ति सेवक बन जाएगा, लाट साहब कोई भी नहीं बनेगा। तो शिक्षा व्यवस्था के बारे में हम कह रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था बदल जाएगी, 5 सर्टेनिटी के साथ धन की वर्षा करते हुए अपराध मुक्त भारत मिल जाएगा, जिसमें बिना थाने जाए 6 माध्यमों से आपकी एफआईआर दर्ज हो जाएगी। 15 दिन में वो अकाट साक्ष्य जो है वो संग्रहित किए जा सकेंगे, जो आज की पुलिस सोचने की भी औकात नहीं रखती है। बिना कोर्ट जाए डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से 3 दिन से 30 दिन, अधिकतम 30 दिन में न्याय मिलेगा, और इसमें न्यायाधीशों की, वकीलों की कोई संख्या बाधा नहीं बनेगी, और हम किसी को भी ट्रेन करके वकील जो है ना जज बना सकेंगे, और धन की वर्षा भी कर सकेंगे। हम आम आदमी को फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी दे रहे हैं। जैसे सभी फंडामेंटल राइट में एक कुछ ना कुछ बंधन होते हैं, तो इस फंडामेंटल राइट में एक ही बंधन है कि यदि आप अपराध करेंगे तो आपका फंडामेंटल राइट ये सीज कर जाएगा। तो सिस्टम ही अपराधी की रिपोर्ट कर देगा, सिस्टम ही पूरे एविडेंस दे देगा, सिस्टम ही बगल में व्यक्तियों को खबर कर देगा कि इनको गिरफ्तार कर लीजिए, और जो गिरफ्तार करेगा उसे 10,000 से लेके 1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे, जो गवाही देगा उसे 1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। तो 5,000 से लेके 1 करोड़ का व्यवधान होगा, धन की वर्षा होगी, व्यवस्था होगी, और बिना पुलिस पे बोझ डाले हम एक
अपराध मुक्त भारत की व्यवस्था कर पाएंगे। और चूंकि हम जब सभी अपराधियों को जानते हैं और वो अपराधी यदि घर से बाहर निकलते हैं तो ये व्यवस्था ये अनुमान लगा सकेगी कि ये अपराध करने की नीयत से निकला है। और 2029 तक इस व्यवस्था में इतनी ताकत होगी कि अपराध करने के पहले उस अपराधी को गिरफ्तार किया जा सकेगा। जब व्यवस्था को इतनी चीज मालूम है तो फिर अपराधी को अपराधी क्यों रहने दिया जाए। लिहाजा जब हम सभी लोगों को रोजगार गारंटी दे रहे हैं तो हम इन अपराधियों को भी रोजगार गारंटी देंगे और उन्हें पुनर्व्यवस्थित कर देंगे। तो बताओ, अपराध मुक्त भारत, चाहे जहां पे अपराध जीरो ना हो लेकिन वहां अपराध का महसूस नहीं करेगा। अपराध यदि धोखे से घटित हो जाएगा तो उसका तत्काल संज्ञान हो जाएगा, 30 दिन के अंदर न्याय मिल जाएगा और किसी को क्राइम करके जो है क्राइम करने का इंसेंटिव खत्म हो जाएगा। पेपर करेंसी मुक्त व्यवस्था होगी जिससे कि 10 गुना ज्यादा धनराशि आएगी। तो 10 गुना राशि आ रही है क्राइम फ्री भारत से और 10 गुना राशि आ रही है पेपर करेंसी मुक्त भारत से। इस प्रकार भारत सरकार के पास 20 गुना ज्यादा राशि होगी। हमने उसमें चुनाव व्यवस्था के बारे में भी कहा है कि ऐसी चुनाव व्यवस्था होगी जिसमें एक्सपेंडिचर करना अपने आप में एक अपराध होगा। 1-to-1 कैनवासिंग जो कि सभी गड़बड़ियों की जड़ है, 1-to-1 कैनवासिंग एक अपराध होगा। तो जो भी अपना प्रचार करना चाहता है उसका कोई दूसरा प्रचार नहीं कर सकेगा, तो कोई स्टार प्रचारक नहीं होगा। उसे अपनी बात खुद कहना होगी, डिजिटल पे कहना होगी और कहने के बाद उसकी पब्लिक ग्रिलिंग होगी और उसका एक्सट्रैक्ट और ग्रिलिंग का एक्सट्रैक्ट, ऐसे 4 सेशन होंगे। वो जो है ऐप के माध्यम से चुनाव के पहले पब्लिक को दिखाए जाएंगे, पब्लिक की क्यूज की जाएगी। यदि पब्लिक जो है ना अपने टेस्ट में पास नहीं होती है तो एक संस्था जाके उसको समझाएगी कि क्या है और जब वो पास हो जाएगा तब उसे वोट देने का हक मिलेगा। और वोट ना देने पर उसका जो है आइडेंटिटी टैग हो जाएगी और हर चीज में 10% उसे ज्यादा लगेगा। मैं गारंटी लेता हूं कि ना केवल खर्च विहीन व्यवस्था होगी बल्कि भारत में एक भी ऐसा नागरिक नहीं होगा जो अपने संवैधानिक कर्तव्य वोट देने का जो है ना पालन नहीं करेगा। आज ऐसे बहुत सारे विद्वान लोग हैं जो कहते हैं कि हमने आज तक वोट ही नहीं दिया है। उन्हें गर्व महसूस करने की जगह लज्जा आना चाहिए। बिल्कुल। ये छोटी सी भूमिका के साथ 21 लक्ष्यों के साथ महापरिवर्तित भारत, जिसमें जनसंख्या भी नियंत्रित होगी, जिसमें भारत जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के आधार पर विश्व गुरु भी बनेगा, जहां पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की जो वो है कम्युनिटी ओनरशिप होगी, जहां आपने रिसर्च की है उसे आप नेगेटिवली यूज नहीं कर पाएंगे, आप जेनेटिकली टर्मिनेटेड सीड नहीं बना पाएंगे। ऐसे अद्भुत भारत को जमीन पर उतारने के लिए हम माननीय नरेंद्र मोदी जी से, माननीय भागवत जी से, माननीय अमित शाह जी से, माननीय नितिन गडकरी जी से क्या प्रार्थना कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं और उनको क्यों छोड़ना। हम तो अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी से भी प्रार्थना करना चाहेंगे और उत्तर प्रदेश के आदित्यनाथ योगी जी से भी प्रार्थना करना चाहेंगे, क्योंकि मेरा एक मानना है, थोड़ा ऑफ विषय थोड़ा सा डाल देता हूं मैं, कि उन्होंने जैसे अभी जनसंख्या नियंत्रण पॉलिसी लाई है उसमें 2 एलिमेंट की कमी है। उन्होंने जो एलिमेंट लाए हैं वो बता देता हूं कि शासकीय सेवाओं का जो है ना लाभ नहीं मिलेगा और जो व्यक्ति 2 से अधिक बच्चे पैदा करेगा उसे टिकट की पात्रता नहीं होगी। ये इतना 2 का प्रावधान उन्होंने कर दिया है। मैं माननीय आदित्यनाथ योगी से 2 और प्रार्थनाएं करना चाहता हूं कि पॉजिटिव इंसेंटिव और नेगेटिव इंसेंटिव दोनों साथ में चलना चाहिए। लिहाजा जिसके 2 से अधिक बच्चे होंगे उसकी आइडेंटिटी हर जगह कैप्चर करके भेज दी जाएगी और वो जो भी काम करेगा उसे 10% पैसा ज्यादा लगेगा, तो भारत के खजाने में ज्यादा पैसा भी आएगा और उसे डिसइंसेंटिव भी होगा। और अकेला खड़े होने का नहीं, वोट देने वाले राइट पे हमें आना पड़ेगा। तो जिसके 2 से अधिक बच्चे होंगे वो 10 साल तक उसे वोट देने का हक जो है वो सीज कर जाएगा, मतलब वो खत्म नहीं होगा, सीज करेगा केवल 10 साल के लिए। और जो तीसरा बच्चा होगा उसे जो है ना वोटिंग राइट 18 साल की उम्र में नहीं मिलेगा, 28 साल की उम्र में मिलेगा। इस 2 प्रावधानों के साथ जो है जो आदित्यनाथ योगी जी ने जनसंख्या पॉलिसी बनाई है वो एकदम सॉलिड है और निश्चित तौर पर जो है वो इस देश की जनसंख्या विस्फोट को रोक पाएगा और जितने लोग हैं उन सबको जो है
लखपति बनाने की जिम्मेवारी हमारी है, इसलिए बहुत टेंशन मत पालिए। जो आपके संसाधन कम पड़ रहे हैं वो कोई भी संसाधन का कम नहीं पड़ेगा, ये गारंटी मैं ले लेता हूँ। इसके साथ जो है अब मैं सारांश जी आपसे समझना चाहूँगा कि आपने कितना जो है ना हमारी बात को समझा है। आपके एक मिनट, आपके जहन में क्या प्रश्न उठ रहे हैं और किन लफ्जों में, किन शब्दों में आप माननीय नरेंद्र मोदी जी से, माननीय मोहन भागवत जी से, माननीय अमित शाह जी से, आरएसएस के विभिन्न दिग्गजों से चर्चा करना चाहेंगे। और मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ यदि वो मुझे बुलाएंगे तो मैं जो है ना उनको पूरा प्रेजेंटेशन भी दूंगा। और माननीय नरेंद्र मोदी से एक प्रार्थना करना चाहता हूं कि मुझे आपके संसाधनों की जरूरत नहीं है, कानून बनाने की शक्ति की केवल जरूरत है। यदि आप 21 टास्क फोर्स बना देंगे तो 2024 में मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी को 303 सीटों की जगह पूरी 543 सीटें दिलाने की कसम खाता हूं और ये बड़ी आसानी से संभव होगा। और इसमें माननीय नरेंद्र मोदी जी के जितने भी घटक हैं वो भी उसको जो है ना जन जन तक पहुंचाने में मदद करेंगे। और फिर क्राइम फ्री भारत के सदस्य छत पर चढ़कर माननीय नरेंद्र मोदी जी के फेवर में संकल्प लेंगे और उन्हें 303 की जगह 543 सीटों पर विजयी बनाएंगे। लिहाजा मैं अब मिस्टर सारंग से प्रार्थना करता हूं कि वो अपने शब्दों में बात रखें। मैंने कई विषय अंकल से सुने। माननीय पूर्व डीजीपी अंकल मेरे बहुत पुराने इंटेलेक्चुअल, एक स्पिरिचुअल और अलग अलग तरहों से मेरे बहुत पुराने टीचर रहे। कोई भी चीज़ के लिए या किसी भी पॉलिसी को लागू करने के लिए एक झटके में किसी भी चीज़ को लागू कर पाना एक कठिन काम होता है। मैं कुछ बेसिक चीज़ों को मैंने अंकल की पकड़ा, एक सुधार के लिए प्रयास कर रहे हैं, भारत की अच्छाई के लिए प्रयास कर रहे हैं, हमारे अच्छे भविष्य के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो प्राथमिक जो हमारी बात की शुरुआत हुई थी, इनिशियली वी स्टार्टेड विद पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स, कि इनको लेकर के माननीय मोदी जी से हमें आग्रह रखना चाहिए और इनके ऊपर प्रतिबंध लगना चाहिए। हमारे यहाँ समाज में कैंसर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और कई अलग अलग तरह की बीमारियाँ हमारे घरों में बढ़ रही हैं, जिनका एकमात्र कारण है टॉक्सिनेटेड फूड जो हमारे घर तक आ रहा है। कई इस तरह के फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का प्रयोग किया जा रहा है, जो कीटनाशकों का प्रयोग किया जा रहा है, उनकी जगह जो हमारी पुरानी सभ्यता में जो मैनुअर का प्रयोग किया जाता था खेती बाड़ी में और अन्य जगहों में, उनका प्रयोग किया जाना चाहिए। एक छोटी सी डायनेस्टी, एक शहर मान लें या कुछ इस तरह से मान लें, जिसमें माननीय अंकल जी प्रयास कर रहे हैं कि इन चीज़ों को लागू करके एक परिवर्तित नया काम करके, एक इनोवेशन को इम्प्लीमेंट करके मोर एमिनेंट और कॉम्पिटेंटली हम खेती को बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह का एक प्रयास किया जा सकता है। संघ का मैं इसलिए कुछ नहीं बोलूँगा कि ये प्रयास के लिए हमें आदेशित या हमारे सहयोग के लिए प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ही खड़ी होगी, इसलिए मैं उन लोगों से आग्रह करूँगा कि इन पॉलिसीज़ के लेकर के माननीय डीजीपी अंकल को समय दें, विचारों को सुने। मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय मोहन यादव जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी और अमित शाह जी, इन 4 लोग जो अभी भारत देश के बहुत प्रबल लोगों में एक हैं, ये आग्रह रखूँगा कि इन चीज़ों को सुना जाए और इनको लागू करने का प्रयास किया जाए। जय श्री राम। बहुत सुंदर बात आपने कही। तो मेरे ख्याल से अपने कहते हैं ना कि घर आए नाग ना पूजे बामी पूजन जाए, तो हम चूंकि मध्य प्रदेश में निवास करते हैं तो हमारा पहला आग्रह जो है मोहन यादव जी, माननीय मोहन यादव जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से होना चाहिए कि हम उनके ऊपर धन की वर्षा भी कर देंगे और अपने देश के लोगों को टैक्स फ्री भी कर देंगे और किसानों की आमदनी 5 गुना करते हुए भारत के नागरिकों को ऑटो इम्यून डिसीज और कैंसर जैसी घातक बीमारियों से भी मुक्त कर देंगे। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि कैंसर एक बीमारी नहीं है। देखिए, ऑटो इम्यून डिसीज भी एक डिसीज नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके बॉडी में जो इम्यूनिटी दी गई है वो रोग से लड़ने की क्षमता है। ये हमारे डीएनए में, ये हमारे सिस्टम की इम्यूनिटी का जो है ना एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है।
हमने उसके ऊपर इतने रासायनिक विषयों को जो है ना थोप दिया है कि उसने प्रतिकार करते हुए कहा कि अब हम जो है ना आपको सबक सिखाएंगे। और ऑटो इम्यून डिसीज डिफिशियंसी इज नथिंग बट हमारे इम्यूनिटी को, अपने ही सेल को जो है ना मारने की जो प्रक्रिया है उसको ऑटो इम्यून डिसीज कहते हैं। तो ये कितनी विडंबना की बात है कि हमारी ही इम्यूनिटी हमारी सेल को नहीं पहचान रही है, और हमारी ही सेल जो बहुत पुरखों की मेमोरी भी अपने अंदर समाहित करती हुई कभी कोई गलती नहीं करती है, वो सेल जो है प्रतिशोध करते हुए बिनाइन से मलाइन हो रही है। ये हमारी सेल का हमारे प्रति प्रतिशोध है। प्रतिशोध की वजह है 5। पहली वजह है जो हम रासायनिक फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का यूज कर रहे हैं वो। दूसरा कारण है जो हम हार्मफुल जो है ऑक्सीटोसिन नामक पिट्यूटरी ग्लैंड्स हार्मोन्स को जो है ना अपने भैंसों, बकरियों में, मुर्गियों में, फलों में और सब्जियों में दे रहे हैं, वो दूसरा बड़ा कैंसर और ऑटो इम्यून डिसीज का कारण है। तीसरा, हम केवल 16 करोड़ लीटर दूध पैदा कर रहे हैं और 65 करोड़ लीटर दूध प्रतिदिन इस देश में कंज्यूम हो रहा है। इसका मतलब है लगभग 50 करोड़ लीटर दूध प्रतिदिन टैंकरों में यूरिया जैसे घातक पदार्थों से बनाया जा रहा है, जो कैंसर का बहुत बड़ा कारण है। और एक चौथा, उतना बड़ा कारण तो नहीं लेकिन छोटा कारण है कि जो आपको एलोपैथिक मेडिसिन्स मॉलिक्यूल्स दिए जा रहे हैं, इवन जो आप आर्टिफिशियली मेड विटामिन या प्रोटीन्स खा रहे हैं, इनमें से कोई भी चीज़ आपके शरीर के लिए सेफ नहीं है। यदि हम जो है अपने आप को जो है नेचर से अलाइन कर लेंगे, यदि हम योगा, मेडिटेशन, आयुर्वेदा और उन सब पद्धतियों के साथ साथ एलोपैथी को केवल एज ए साइंस ऑफ इमरजेंसी यूज करें, तो इस देश को से हम बीमारियों को विलुप्त कर सकते हैं, कैंसर को विलुप्त कर सकते हैं और ऑटो इम्यून डिसीज को विलुप्त कर सकते हैं। यदि हमने इस बारे में सकारात्मक प्रयास नहीं किए तो मेरा प्रेडिक्शन है 2029 तक इस देश की 66% जनता कैंसर या ऑटो इम्यून डिसीज से पीड़ित होगी। इसका मतलब है हम अपने परिवार में देखें कि हर 3 व्यक्तियों में से 2 व्यक्तियों को कैंसर होगा, तो हम अपने ही परिवार के 3 में से उन कौन से ऐसे 2 व्यक्ति हैं जिन्हें कैंसर से पीड़ित देखना चाहेंगे। और यदि हम उन्हें नहीं देखना चाहते हैं तो हमने एक बहुत छोटा सा उपाय दिया है कि आप केवल जो है अपने ही से जुड़े लोगों को 10 लोगों को जोड़िए। वो आप स्वयं को जोड़िए, अपने परिवार के लोगों को जोड़िए, अपने रिश्तेदारों को जोड़िए, अपने मित्रों को जोड़िए, पड़ोसियों को जोड़िए, आसपास के युवा साथियों को जोड़िए, आसपास के वरिष्ठ नागरिकों को जोड़िए। जिन संगठनों से आप जुड़े हैं उन संगठनों को, लोगों को जोड़िए। और ये काम आपको मात्र 9 दिन करना है। 10वें दिन आप 100 करोड़ होंगे। जब ये 100 करोड़ लोग छत पर चढ़कर थाली बजाकर दीपक जला के माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करेंगे, तो इस प्रार्थना को माननीय नरेंद्र मोदी जी भी नजरअंदाज करने की स्थिति में नहीं होंगे। अब आप बताइए, इस पूरी प्रक्रिया में क्या हमने आपके सोच या चिंतन को बदला? क्या आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें किसी भी चीज को मॉडिफाई किया? क्या यदि आप किसी भी दल के अंधभक्त बने रहें, गुलाम बने रहें, दरी बिछाते रहें, क्या हमने आपको बदला? तो आप जैसे हैं वैसे बने रहिए। केवल ये जोड़ने की प्रक्रिया करके यदि आप छत पर चढ़कर थाली बजाकर दीपक जलाकर माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करेंगे तो माननीय नरेंद्र मोदी जी उस बात को सुनेंगे भी और सुनने के लिए विवश भी होंगे। और वो यदि 21 टास्क फोर्स बना देंगे तो मैं गारंटी लेता हूं कि चंद महीनों में उसका अंकुरण जो है पब्लिक देख भी पाएगी और महसूस कर पाएगी, जिसका सीधा लाभ माननीय नरेंद्र मोदी जी को मिलेगा। 303 सीटों की जगह वो पूरी 543 सीटें जीत पाएंगे और राहुल गांधी समेत सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता हार जाएंगे। मेरे ख्याल से गेन बहुत बड़ा है। सारंश जी ने ऑलरेडी माननीय नरेंद्र मोदी जी से अपील की है, माननीय अमित शाह जी से अपील की है, माननीय मोहन यादव जी से अपील की है,
माननीय आदित्यनाथ योगी जी से अपील की है। और मैं एक और जो है ना विजनरी मानता हूँ वो नितिन गडकरी जी से, तो मैं नितिन गडकरी जी से भी प्रार्थना करता हूँ कि आप कृपया जो है समय दें, बुलाएं और जितने भी ब्यूरोक्रेट, जितने भी अर्थशास्त्री आपके पास हैं उनको उस हॉल में बिठाएं। मैं उनके हर किसी व्यक्ति का समाधान कारक जवाब दूंगा और उनके जो अच्छे सुझाव होंगे उनको हम अपने मॉडल में भी समाहित कर लेंगे। अब इस देश को गुलामों के नियम कानून से और अधिक नहीं चलना चाहिए। अंग्रेजों के द्वारा जो देश के लोगों को अपमानित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए, शोषित करने के लिए लाटसाबी व्यवस्था बनाई थी, अब समय आ गया है कि वो पारदर्शी हो, अकाउंटेबल हो। यदि वो सही समय पर सही निर्णय नहीं लेती है तो उसे लाखों में कंपनसेशन देने की बाध्यता हो। अब समय आ गया है कि हम पूरी शिक्षा पद्धति को रिव्यू करें और उसे प्रैक्टिकल बनाएं। और प्राइमरी के बच्चा भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेगा, मिडिल वाला भी करेगा, अपने अपने लेवल का रिसर्च करेगा। भारत इस रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब के रूप में आगे आएगा और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के आधार पर विश्व गुरु बनेगा। आओ हम सब मिलकर अपने देश को रिसर्च एंड डेवलपमेंट की स्ट्रेंथ पर, भाषणबाजी की स्ट्रेंथ पर नहीं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की स्ट्रेंथ पर 21 लक्षों वाला महापरिवर्तित भारत को जमीन पर उतारें। जो लोग मुझे सुन रहे हैं मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि 9425606040, मैं फिर से रिपीट करता हूं 9425606040 पर मिस कॉल दें। मैं उनसे आपसे ये भी अनुरोध करता हूं कि यदि आप टेलीग्राम ऐप का यूज नहीं कर रहे हैं तो जैसा व्हाट्सएप होता है ऐसे ही टेलीग्राम ऐप है। टेलीग्राम ऐप एक सुपीरियर ऐप है जो आपकी मेमोरी नहीं खाता है, जिसमें 2 लाख तक का ग्रुप बन सकता है, जिसमें 2 GB तक की जो है ना फाइल भेजी जा सकती है। लिहाजा मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप जो है टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कर अपना नाम आदि लिखकर मुझे टेलीग्राम ऐप पर भेजेंगे तो मैं क्राइम फ्री भारत के मेन ग्रुप से आपको जोड़ दूंगा और आप एक भी जो है हमारी फीड मिस नहीं करेंगे। आपके सुझावों को हम आमंत्रित करते हैं, आपके समर्थन को आमंत्रित करते हैं। आओ हम अपने देश में महापरिवर्तन लाएं और 2025 का भारत 2024 से भिन्न हो, यह हम शपथ लें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।